नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस एक गीत ने भोपाल के इस कवि को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। इस कवि का यह गीत अब बच्चियां घर घर में गाती हैं और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास जहां भी लोग हिंदी को समझते हैं और हिंदी को बोलते हैं, वहां ये गीत बड़ी श्रद्धा और करुणा से गाया जाता है। और ये गीत लिखा है भोपाल के संजय सिंह ने। भोपाल के संजय सिंह मूलतः कवि कह सकते हैं कि कवि सम्मेलनों के कवि नहीं है, लेकिन उनको शौकिया कवि कह सकते हैं। लेकिन कोरोना के बाद वो भोपाल में अपने एक मित्र के पास बैठे थे और वहाँ ये वो गीत को गुनगुना रहे थे। मित्र ने उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद वायरल किया, तो देखते देखते अगले 2-3 दिन में ही संजय सिंह पूरे देश दुनिया में वायरल हो गए। और इसके बाद संजय सिंह की मंचीय कवि सम्मेलनों पर डिमांड बढ़ गई। मैं आपको बता दूं कि ये जो गीत है, एक गीत है जो उन्होंने करुणा से भरकर पिता और बेटी के संबंधों पर जो गीत लिखा है। इस गीत के जो बोल हैं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, इस गीत को करीब 25 करोड़ लोग सुन चुके हैं। 25 करोड़। मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह जी भोपाल के नीड़वड़ में रहते हैं। यहाँ भी एक एनजीओ चलाते हैं, बचपन नाम से एनजीओ है, जो बच्चों के लिए काम कर रहा है। जो बेचारे जो बाल विवाह हैं वहाँ उनको रोकने के लिए काम कर रहा है। तमाम सारे सामाजिक सरोकार से संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। आज हमने संजय सिंह जी को तलाशा और हम उनके पास पहुंचे। हमने उनसे ढेर सारी बातें की, लेकिन उनके 3 ऐसे गीत हैं जो निश्चित तौर पे जो सुनता है उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। तो आज हमने संजय सिंह जी से कोशिश की है कि आपके लिए वो गीत गवाएं। और वो गीत 3 गीत उन्होंने गाए हैं। उन्होंने गीत कई लिखे हैं और इस समय मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजय सिंह की काफ़ी डिमांड है। कवि सम्मेलन में बुलाए जा रहे हैं, जहाँ भी बड़े कार्यक्रम कविता के हो रहे हैं वहाँ बुलाए जा रहे हैं। करुणा के धरातल पर बैठकर वो जिस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, जिस तरह के गीत वे गा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर लोगों को बड़ा आकर्षित कर रहे हैं। लोगों को कि इससे डिमांड बहुत बढ़ रही है। ये जो आपस में सामाजिक ताना बाना बिखरता जा रहा है, ऐसे में इस सामाजिक ताने बाने को जोड़ते हुए ये जो गीत है वो आप भी सुनिए। मैं आपको सबसे पहला संजय सिंह जी से गीत लंबी बात करूं, इसके पहले उनके गीत के कुछ मुखड़े आपको सुनाता हूं। कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तो आपने देखा संजय सिंह के गीत के कुछ मुखड़े मैंने आपको सुनाई। अब मैं आपको संजय सिंह से हमने विस्तार से जो बात की है वो पूरी बातचीत आपको सुनवाता हूँ। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने अपनी कला को जिस तरह गीतों में पिरोया, अपनी भावनाओं को पिरोया और आज देश दुनिया में आपको लोग तलाशते हैं, सुनते हैं। और केवल सुनते नहीं हैं, यदि आपके गीत को सुनने के बाद किसी व्यक्ति के आंखों से यदि आंसू नहीं निकले हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उसे अभी इंसान होने का पूरा भान नहीं है, वो पूरी तरह इंसान हुआ नहीं है। तो मैं निश्चित तौर पे आपके उस गीत को सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, जो पूरे देश दुनिया में सुना जा रहा है। करीब 25 करोड़ लोग सुन चुके हैं। सच बात पूछती हूँ बताओगे ना बाबूजी। धन्यवाद जैन साहब, आप यहाँ तक आए हमारे लिए। और आप जैसे लोगों का प्रेम, और हमारा बड़ा देश जो है बड़ा संबंधों का देश है, रिश्तों का देश है, सद्भावना का देश है। हमने जो देखा है, जिस तरह के परिवार में रहा हूँ मैं, संयुक्त परिवार से, जो संबंधों का ताना बाना हमारे परिवारों में रहता था, जो बहनों का प्यार हमारे बहनों के साथ रहता था, भाइयों के साथ, तो ये मानिए कि 10 भाई और 8 बहनों का परिवार था। जॉइंट फैमिली थी, पिताजी 4 भाई थे। वो जो देखा है, सुना है, मैं वास्तविक गीत गाता हूँ, जो भी ऑब्जर्व करता हूँ, समाज में देखता हूँ, परिवार में देखता हूँ। वो गीत की जहाँ तक बात की, मैं गीत आपको सुना देता हूँ 2-3 बंद, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा मैं बात करूँगा आपसे। जिस गीत को आपने बता दिया, कोई भूमिका देने की ज़रूरत नहीं है। एक बेटी अपने ससुराल से पिताजी को पत्र लिखती है। एक उलाहना की पाती है, उस समय जब मोबाइल वगैरह नहीं होता था,
तो पिताजी का आना जाना कम हो गया, खोज खबर थोड़ा हम जानते हैं, जब दो परिवार स्थापित हो जाते हैं तो बेटियां पिताजी को याद करते हुए लिखती है, सुनिएगा कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाप का संघर्ष याद दिलाती, सुनिएगा। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अंतिम अंत सुना देता हूँ, कविता लंबी है और भी गीत आपसे बात करनी। वो गीत जिसको यूट्यूब पे आज देखेंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बेटियों ने, बहुत सारे लगभग दर्जन भर बेटियाँ रोज़ गाती हैं इस लाइन को जो मैं गा रहा हूँ, सुनिएगा, जो प्राण पंक्तियाँ हैं इस गीत की। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत 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 शानदार। और निश्चित तौर पे आज आपने केवल 3 अंतरे सुनाए, ये कुछ बड़ा गीत है, मुझे जानता हूँ, और तमाम सारे लोग इसको सुनते हैं, रोते हैं और फिर भी सुनते हैं आंखों से, क्योंकि ये जो एक पीड़ा है, एक बिटिया की पीड़ा और एक मध्यम वर्गीय परिवार, जिसको हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं, वो घर घर की कहानी को आपने जो शब्द दिए हैं बहुत ही एक मार्मिक है। लेकिन एक और गाना जो आपका बड़ा चर्चित हुआ है, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया, मैं चाहता हूं कि मैं अपने दर्शकों को ये गाना भी सुनवाऊं। ऐसा क्या, किस तरह की पीड़ा आप लाते कहाँ से है ये? पहले मैं गाना सुनवाऊंगा, फिर उसके बाद आपसे कुछ सवाल भी पूछूं। हाँ, इसके बारे में ज़रूर बता दूँ कि ये गीत भी वास्तविक गीत है। एक हमारे परिचित थे जबलपुर में, मैं समय मंडला में था, जबलपुर में रहते थे, और वो हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, और वो उनको पता चला मुझे कि उनके बेटे ने नागपुर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, और दूसरे दिन ले भी आया। लेकिन ये बात मुझे 1 हफ्ते बाद पता चली, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उससे बात किया, वो जो उनके लड़के थे, और वो जो उन्होंने कहा, मैं वास्तविक गीत लिखता हूँ, जो उन्होंने कहा उसको मैं थोड़े शब्दों में सजाया, और ये गीत बड़ा मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मैं चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो हमारा दायित्व भी बनता है कि कुछ इस तरह की बातें भी लिखें। सुनिएगा आप उसको। और जाके सुबह उसके पहली बस से पिताजी को लेके आता है घर पे वो, और जो मैंने बात की रात भर की यात्रा, पिताजी वृद्धाश्रम में, बेटा घर पे और माँ स्वर्ग में, माँ नहीं। सुनिएगा कि मेरा सांचा था जो, वो सांचा मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़। दृश्य देखिएगा कि मैं जग रहा हूँ तो, रात का 3रा पहर है, कि मैं जग रहा हूँ तो वो भी न सो रहे होंगे, सिसकियाँ रोक के बाबूजी रो रहे होंगे, इतनी पीड़ा कभी जीवन में ना सही होगी,
माँ मेरी स्वर्ग में बेचैन हो रही होगी, माँ तेरी दूध में मैंने तो जहर घोल दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। बाप क्या होता सुनिए। कि उम्र जो तेरी है उम्र मेरी भी होगी, आँखों में चश्मा तो हाथों में छड़ी भी होगी, आज छोड़ा तुझे कल कोई मुझे छोड़ेगा, थोड़ा सिसकेगा थोड़ा मेरी तरह रो लेगा, ओ जिन आँखों का मैं तारा था उन्हें फोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ ये गीत पूरा ही सुनाऊँ आपको, सुनिएगा। बाप क्या होता है कि मेरे पुरखों की वो तो आखिरी निशानी है, मैं तो किरदार हूँ पापा मेरी कहानी है, कोई देखे मुझे तो नाम तेरा लेता है, पूछ लेता है कि क्या तू उन्हीं का बेटा है, पूछ लेता है कि क्या तू उन्हीं का बेटा है, जिसमें दिखता था मैंने शीशा वही फोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़। अंतिम बंद देखिएगा। हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोग हिंदुस्तान के लोग पिता को क्या मानते हैं, सुनिए। कि मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो, मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो, चर्च की प्रार्थना पांचों पहर अजान है वो, चर्च की प्रार्थना पांचों पहर अजान है वो, हम जिन्हें ढूंढते अरे मथुरा में और मदीने में, हम जिन्हें ढूंढते मथुरा में और मदीने में, शिव के सावन में या रमज़ान के महीने में, शिव के सावन में या रमज़ान के महीने में, वही मूरत थी जिसे आज मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया, मेरा सांचा था जो वो सांचा मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़। बहुत ही भावनात्मक और इस तरह के शब्द जो आप अनुभव के धरातल से लेकर आपने इनको शब्दों में पिरोया है, एक माला के रूप में आपने निश्चित तौर पर बनाया है। तो संजय जी, मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भोपाल में करते क्या है, व्यवसाय क्या है, कि केवल कवि सम्मेलन ही है या कुछ सामाजिक और भी संगठनों से जुड़े हुए हैं? जैसा कि पता चला कि बचपन नाम से आप एक NGO चलाते हैं और यहाँ जो आपको अनुभव मिलता है वो कविता के रूप में आपसे बाहर निकलता है। देखिए, मैं मूलतः तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। हम लोग बस्तियों में काम करते हैं जहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग पलायन करके गांव से आके लोग रहते हैं। तो उन तकलीफ़ों से, उनके दर्दों से बड़ा तारुफ रहा है शुरू से ही। और ख़ासतौर से उनके बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो परिवार के साथ बहुत जुड़ के काम करते हैं। और वो जो पारिवारिक परिस्थितियाँ आप सभी जानते हैं कि बच्चों के बस्तियों में, हमारे जो गरीब बस्तियों में कितना मुश्किल से परिवार लोग पालते हैं, मजदूरी करते हैं, माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं, कई बार बच्चे भी काम करने जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में काम करना तो बहुत एक बड़ी लर्निंग होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये जीवन ऐसा भी है। जब हम देखते हैं कि ये चकाचौंध भरी दुनिया में एक तरफ तरह तरह के लोग बातें करते हैं, तरह तरह के जीवन दर्शन में लोग रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि आपसे क्या बताएं कि उनकी तकलीफ़ हम बयान नहीं कर सकते, जिस तरह के लोग काम करते हैं। तो वो एक हमारे लिए एक लर्निंग रहता है, सीखने का, उनसे बातचीत करना, उनसे संवाद करना, उनके साथ बैठना और वो परिस्थितियों को समझना, और वही जो कुछ सीखता हूँ वही कुछ लिख देता हूँ। उसी तरह से कुछ बातें आ जाती हैं सामने और आप लोगों का प्रेम मिलता है। तो आप कविताएं तो लंबे समय से लिख रहे हैं, गीत लंबे समय से लिख रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि 2021 में जाके ये छुपा हुआ हीरा इस देश और दुनिया को मिला के कवि के रूप में स्थापित हुए आप? भोपाल का नाम आज पूरे देश दुनिया में संजय को ढूंढा जाता है कि संजय जिनका ये गीत इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, सच बात पूछती हूँ बताओगे ना बाबूजी, ये जो गीत है, इस गीत ने एक तरह से आपको अमर किया, भोपाल को अमर किया, भोपाल की पहचान बनाई है। तो ये क्या कारण है कि 2001 तक ये हीरा छुपा कहाँ रहा? कोरोना कारण है।
कोरोना में आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया बंद हो गई थी और मैं घर बैठ गया था। लिखने पढ़ने का शौक़ मेरा पहले से था। मैं एक चीज़ और कोट कर दूं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को दिया था और उस समय उन्होंने 2011 में एक बेटी बचाओ करके अभियान चालू किया था, जबकि मध्य प्रदेश का सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें बेटियाँ कम पाई गई थी। तो उस समय मैं एक पोस्टर ले गया था बच्चों के साथ में कि बेटियां पढ़ने लगेंगी, आसमां गढ़ने लगेंगी, अब बचाओ बेटियों को, सब पढ़ाओ बेटियों को, नीचे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और प्रभात झा जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उनके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री के पास गया था। तो लिखने पढ़ने का शौक़ शुरू से रहा, लेकिन कोरोना का काल जब आया, हम सभी जानते हैं घरों में बंद हो गए, वो एक समय मिला। वो आप कोरोना के सारे पक्ष देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें अगर होंगी तो उसमें एक आध शायद इस तरह की बातें हो सकती हैं। वो मैंने जब लिखना शुरू किया तो घर पे बैठे मैं क्या करूं, मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है, उसमें बैठ के मैं लिखता था। लिखते लिखते ही गीत लिखा गया और ऑनलाइन में, उस समय ऑनलाइन चूँकि फिजिकली हम लोग नहीं जाते थे, तो ऑनलाइन कई मंचों पे मैंने ऑनलाइन सुनाया उसको। तो जो सुनाया मैंने तो काफ़ी लोग भावुक हो गए और मुझे काफ़ी सराहना मिली। तो मुझे लगा कि इस गीत में दम है। और चूँकि ये गीत उस पक्ष का गीत है जब बेटियां हमारे घर से चली जाती हैं। ज़्यादातर बेटियों के गीत हम जब छोटी रहती हैं तब गाते हैं या हमारे पास रहती हैं तब गाते हैं, लेकिन बेटी भी रहती है जब वो बाहर भी चली जाती है या ससुराल भी चली जाती है। वो बेटी और पिता का संबंध बहुत हमारे समाज में बड़ा मैं बोलूँ बहुत गंभीर संबंध, उस पर बहुत चर्चा नहीं होती। खासतौर से बाप के व्यक्तित्व पे, बाप के कृतित्व, माँ के बारे में बहुत लिखते हैं, माँ का आंचल बहुत बड़ा होता है, लेकिन पिता के संघर्षों के बारे में, वो जो खामोश संघर्ष करके परिवार चला रहा होता है, वो मैंने अपने पिताजी से, अपने परिवार में अपने बड़े पिताजी से, सब लोगों से सीखा और ये गीत आपके सामने आए। तो आपके गीत सुनकर लगता है कि आपके पास भी बेटियां हैं, बेटियों का खजाना है आपके पास, परिवार में बेटी होती है तभी इस तरह की अनुभूति भी आती है। हाँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बड़ी एक बेटी है और उसके बावजूद मेरी भतीजियाँ हैं। जैसा मैंने बताया 8 बहनें हैं, 10 भाई हैं, तो पूरा परिवार ये बेटियों में, भाइयों में, और हमारी बुआ हैं और सब बड़ा बहुत ही आनंद का परिवार रहा है। उसी से सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ और बहनों का प्रेम आज भी मेरे पास है। बहनों से मुझे मेरी लगातार बातचीत रहती है और बहुत क्या बताऊँ मैं, उसका कोई ऋण में। तो ये एक और आपकी गीत बहुत इस समय वायरल हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। वो गीत के बोल हैं, झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। क्या है इस गीत को भी मैं मेरे दर्शकों के लिए गाएंगे तो मैं बड़ा आभारी रहूँगा। ये भी गीत जैसा जानते हैं मैं शोक गाता हूँ, करुण गाता हूँ, करुण रस में ज़्यादातर गाता हूँ। तो ये भी एक वास्तविक घटना से है कि मैं कहीं जा रहा था और बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी वहाँ, और देखा तो झाड़ी में एक बेटी, बाद में हालांकि उस समय जिंदा रेस्क्यू हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो शांत हो गई। छोटी बच्ची थी, पता नहीं किस कारण से फेंका गया। वो फिर दिमाग में आने लगा कि ये देखिए, मतलब एक, और वहाँ पे आपसे बताऊँ आसपास कुत्ते हो रहे थे, तो मेरे मन में बड़ा ये हुआ कि मैं कैसे तो मैं उस पर आते आते फिर मैं बहुत व्यथित रहा। आप सब जानते हैं सब घटनाएं होती रहती हैं। तो पूरी जो यात्रा है एक बेटी की, तो मुनिया करके हमारे यहाँ एक, सभी जानते हैं छोटे बच्चियों को हम मुनिया करके बुलाते हैं, तो वो टैगलाइन बनी, फिर दिमाग में आया तो मैंने उसको कुछ 2 बंद सुना देता हूँ आपको। कि वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। फिर एक बेटी की लूटी असमत, फिर एक बेटी की लूटी असमत, फिर एक दुल्हन जली मिली है। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली। पूरी यात्रा देखिएगा कि वो जिसने सबको खिलाई रोटी, वो रोटियों को तरस रही है। वो जिसने घर को था घर बनाया, वो जिसने घर को था घर बनाया, वही सड़क पर मरी मिली है। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली। फिर आखिरी बंद सुनिएगा कि फिर चैनलों पर विमर्श होगा, फिर पेपरों में छपेंगी बातें, फिर तख्तियों को मिलेंगे नारे, फिर बैनरों को मिलेंगे नारे। मोमबत्तियाँ फिर जली मिली हैं, वो झाड़ियों में पड़ी मिली है,
फिर एक मुनिया मरी मिली। ऐसा लगता है कि आपका ये गीत जो है वो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उससे भी कुछ कनेक्शन सा दिख रहा है मुझे, क्योंकि जो घटनाएं उस समय हमने देखी, एक उबाल देखा था, वो आपके गीत में भी है। संजय जी, मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये जो एक सामाजिक संस्था जो आपने बनाई है, जिसके ज़रिए आप कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा वो भी मेरे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि बचपन नाम है तो निश्चित तौर पे बच्चों के लिए कुछ कर रहे होंगे। मैं आज 20-25 साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए। मैं मूलतः सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई भी किया हूँ, समाज कार्य की पढ़ाई भी किया, और मैं इस संस्था में हूँ। लगभग 20 साल हो गए यहाँ पे इस संस्था में। यहाँ पे मूल काम हमारा जो होता है, जैसा नाम से आप देख रहे हैं, बचपन है, ख़ास तौर से वो बचपन, वो बच्चा जो कि वंचित परिवारों से बच्चे हैं, जो आज के देश में नशे में हैं, जो बाल श्रम में हैं, जो व्यापार में हैं, जिनका अलग अलग तरीके से शोषण किया जा रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पे आप समझें, जिनका बाल विवाह हो जा रहा है। मतलब आप देखेंगे तो बच्चों का पूरा जो बचपन है वो एक तरीके से बहुत 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 दर्द होगा। आप तरह तरह की बातें आप सुनेंगे जब मैं घटनाएं बताऊंगा आपके साथ। और वो उस काम को करते करते, जिस दिन से मैं काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। सड़कों पे बच्चे हैं, घर से बच्चे भाग रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों की बड़ी दुर्दशा है। और इस पूरे सामाजिक सरोकारों पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से मीडिया को भी, सरकार को भी, क्योंकि संगठनों का अपना दायरा होता है, अपनी सीमित शक्ति होती है, जितना हम कर पाते हैं प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन बच्चों के अधिकारों को लेके बच्चों को एक व्यक्ति के रूप में समझना, बच्चे हमारे जैसे भी हैं, हमारे बच्चे ही हैं, वो मैं भी रहता तो शायद उस परिस्थिति में ऐसा ही होता। ऐसा समझ के उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति, उनके नैतिकता के प्रति, उनके तकलीफ़ों के प्रति एक जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये सबसे बड़ा बच्चों का देश है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान, और बहुत मुश्किल में आ जाएंगे हम अगर ये बच्चे हमारे नहीं बचेंगे। संजय, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मैं निश्चित तौर पे अगला प्रोग्राम आपके ये जो संस्था आप लोग कर रहे हैं इस पर मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन अब एक जो दो छोटे छोटे सवाल मेरे हैं, अंतिम ये सवाल आप मान सकते हैं। पहला ये कि आपने गीतों को ही अपना व्यवसाय बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि आपके इतने अच्छे गीत हैं। कई लोग जो कवि हैं वो अब तो करोड़ों में खेल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कवि, आज का जो कवि है वो कवि नहीं है जो कविता सुनाने के लिए लोगों को खाना खिलाया करता था कि मेरी 2 कविता सुन लो। अब तो कवियों का जो स्टैंडर्ड है, हम जो अब देख रहे हैं, आज कुमार विश्वास ने कविता को, हिंदी कविता को जो एक ऊंचाई दी है, तो आप निश्चित तौर पे क्या उसे एक फुल टाइम वर्क बना सकते थे? आप में इतनी क्षमता है, आपने क्यों नहीं बनाई? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि हमारा जो भोपाल है, विविधता का भोपाल है, और संजय जी की जो पहचान है वो भोपाल से ही है। आज अब जब भी आप किसी मंच पर खड़े होते हैं तो संजय जी भोपाल से, तो भोपाल ने आपको क्या दिया, भोपाल के प्रति आपका क्या राग है, ये 2 चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पहला सवाल आपने किया कि मैं सामाजिक करता हूँ, जैसा आपने बताया, और मैं भोपाल के बारे में बता दूँ, मैं भोपाल को दुनिया ने कब जाना, मेरी पहचान का एक मुक्तक है कि बड़ा अच्छा मुक्तक है कि मैं झीलों के शहर भोपाल के आँखों का पानी हूँ, मैं झीलों के शहर भोपाल के आँखों का पानी हूँ, विरह की वेदना हूँ, आंसुओं की राजधानी हूँ, लिपट कर बाप की छाती से जब रोने लगे बेटी, सिसकते गांव वालों से विदाई की कहानी हूँ। भोपाल जाना ही सुख के लिए जाता है, भोपाल का जन्म ही सुख के लिए हुआ, और सब दुनिया जब जानती है, हम जानते हैं कि यहाँ जब गैस कांड हुआ था, कितने मासूम लोग, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी। वो जो भोपाल का नाम लेते एक शोक आ जाता है मन में हमारे, जिसको हम भुला नहीं पाते, दुनिया नहीं भुला पाई। वो एक कहीं ना कहीं हमारे जहन में है, और उसमें कुछ हमारे परिचित भी थे जो मैं जानता हूँ, जिनको जो उससे प्रभावित थे। और वो, मैं तो छोटा था, लेकिन वो आज भी वो यादें मुझे जब ताज़ा होती हैं, जब मैं बातचीत करता हूँ, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, भोपाल ने मुझे बहुत दिया है, भोपाल जैसा आपने बताया। दूसरा बात आपने कही कि इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया। देखिए क्या है, ये एक शौक़ है, एक मेरे जाति तरीके से मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। गीतों को बहुत सुनता था, और बहुत फिल्मों को बहुत देखता था मैं, तो वो मन में कहीं ना कहीं भाव रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में हमें कमाने खाने के लिए परिवार भी पालना पड़ता है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी। लेकिन मैंने अपने मूल्यों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जो भी हमारे पास है, मैंने जो देखा और लिखा, कई बार बाज़ार में उस तरह से नहीं गया कि कोई भी, तो आप सभी जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं कभी सम्मेलन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो लेकिन जो मैंने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस तरह कीजिए, उस तरह से कीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, माँ वाग्देवी का प्रसाद मुझे मिला हुआ है, मैं इसके साथ न्याय करूँगा। और जब तक भी जो भी होगा, अभी भी ऐसा नहीं, मंच मिलते हैं, वो लोग बुलाते हैं मुझे, लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ इसके लिए करना, ये मेरे, इसको कमाई का जरिया कभी नहीं बनाया।
चलता है, कमाई भी आती है, लेकिन मैं इसको जरिया मान के कि इसको मैं कोई इसके बहुत पैसे के मैं पीछे नहीं जाता। लोगों को अच्छा लगता है, ये प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा भी आता है, आपका नाम होगा, शोहरत होगा, लोग जानेंगे आप जैसे लोग हमारे पास आए, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये सिर्फ इसके लिए कि किसी तरह इन केंद्र प्रकार में पैसे कमाने की मशीन बन जाओ, ये मैं करने वाला नहीं, ना मैं ये मेरे से होगा। तो सहज भाव से जो चीज़ें आ रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ समाज में, उगाता रहता हूँ। चूँकि गीतों की बड़ी परंपरा है हमारे यहाँ गीत तो हज़ारों साल से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। वो गीत खत्म हो रहे हैं, बोलियों के गीत खत्म हो रहे हैं, सबसे बड़ा दुख होता है। हज़ारों हज़ार गीत हमारे जो मम्मी पापा दादा दादी पुरखे गाते आए हैं, आज उनकी हालत देख लीजिए क्या हो रहा है। और वो हमारे पास वो एक पूरा जीवन सफ़र उनका चला है उन गीतों को लेकर, चाहे किसी भी बोली के हो, किसी भी भाषा के हो, आपका मराठी हो, बुंदेली हो, है ना, मालवी हो, भोजपुरी हो, बहुत सारे भाषाओं के हज़ारों हज़ार इतने सुंदर गीत हैं। भैया एक और छोटा सा प्रश्न करने का मन मेरा हो गया, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब मंचीय कविताओं में फुहड़ता आ गई है, वहाँ पर एक चुटकुलेबाजी चलती है, या फिर हम बड़े देशभक्ति के या ओज के गाने गाते हैं, तब एक करुणा का कवि खड़ा होता है। और निश्चित तौर पे आपकी हर कविता में, हर लाइन में कहीं ना कहीं करुणा छुपी हुई है, परिवार का दर्द छुपा हुआ है, आम आदमी का दर्द छुपा है। इसे व्यक्त करने के लिए निश्चित तौर पे शब्द तलाशने पड़ते हैं, या अपने आप प्रस्फुटित होते हैं, अपने आप निकलते हैं? देखिए क्या है कि 9 रस होते हैं, अपने रसों की अलग अलग अपनी अपनी महिमा है, अपना अपना वो है। अब कोई अगर हाथ से करता है, ठीक है, उसको भी लोग पसंद करते हैं, तभी तो करता है। उस पर कोई टिप्पणी में नहीं करना चाहता कि आज तक किस तरह के गीत हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो आपके अंदर है, आप मैं कोई बनावट करने की बात, जो आपके अंदर से निकल रहा है वही आप गाओ। जो आपके शौक में, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे जुनून में है, वही आप कर सकते हो। अन्यथा तो मैं अब कल को हास्य गाने लगूँ या वीर रस गाने लगूँ या कुछ करने लगूँ, तो वो एक ठीक है प्रयोग के तौर पे हो सकता है, लेकिन वो आप उसमें बहुत सफल नहीं होंगे। तो किसी का देख के एक मौलिकता बनी रहनी चाहिए आपके गीत में। आप जो लिख रहे हैं, आप किसी से सीख तो सकते हैं, लेकिन किसी की कॉपी नहीं कर सकते। इस गीत को हज़ारों लोगों ने गाया, अलग अलग तरीके से गाया, तो मुझे लगता है माँ का प्रसाद है। गीत तो ऐसे ही आते हैं। एक मेरी तरफ से देश के लिए 2-4-10 गीत, जो मैं रहूँ ना रहूँ दुनिया जीवन में, 2-4-10 गीत हमारे रहेंगे, तो मैं इसी को बहुत बड़ी भगवान की कृपा मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे संजय सिंह जी, भोपाल की पहचान, भोपाल का बड़ा हस्ताक्षर, और अब तो देश के बड़े मंचीय जो कवि सम्मेलन है उनके बड़े हस्ताक्षर, जिन्होंने भोपाल को भी नाम दिया है। और इतनी अच्छी कविताएं इनकी, इतने अच्छे गीत गा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि करुणा के धरातल पर खड़े होकर इनके द्वारा जो गीत रचे जा रहे हैं और जो इनके मुख से निकल रहे हैं, उसे वे केवल माँ की आराधना मान रहे हैं, अपने परिवार के संस्कार मान रहे हैं, और इसे व्यवसाय यानी कि जीवन यापन का कोई माध्यम नहीं बनाना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे निश्चित तौर पर जो आय होती है वो निश्चित तौर पर परिवार के काम आती है। लेकिन संजय जी एक इस तरह के कवि हैं जिन्होंने एक नई धारा इस कविता में पैदा जरूर कर दी है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।